नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपना चैनल जिसका नाम है केवल एग्जाम। आज इसमें हम जीएस पॉइंटर के पॉलिटी सेक्शन का राष्ट्रपति कवर करने जा रहे हैं। हमने संसद इसके बाद कंप्लीट करेंगे। इससे पहले हमने जो कंप्लीट किया था वह मौलिक कर्तव्य था, नीति निर्देशक तत्व था। फिर उसके बाद देखेंगे, उससे पहले आप देखेंगे तो मौलिक अधिकार था, फिर नैतिकता नागरिकता थी। तो इस तरह क्रमवार जो है हम कंप्लीट कर रहे हैं। आज जो हम कंप्लीट करने जा रहे हैं वह राष्ट्रपति है। कोशिश रहेगी कि राष्ट्रपति पूरा कंप्लीट हो जाए। एक ही वीडियो में राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति कंप्लीट करके हम सीधा मंत्रिपरिषद पे आएंगे। आपको ध्यान हो जाए 14 जुलाई को डेट आ गई है कि उत्तराखंड पीसीएस होगा। इसी और सितंबर में आप देखेंगे कि आपका यूपीपी भी हो जाएगा। उसी दौरान आपका कहते हैं यूपी पीसीएस भी होगा और आरओ भी होगा। क्योंकि जब आप इन सबका चार्ट देखेंगे, जो रिजर्व डेट आती है, रिजर्व डेट ही रखी जाती है इसलिए कि इस पर हम कोई परीक्षा करा सकते हैं। तो हो सकता है आयोग का मन बन जाए कि इसमें हम ये सब परीक्षाएं कर लें। जैसे कि यूपीपी की परीक्षा लीक हुई थी, आरओ हुई थी और पीसीएस को टाल दिया गया, तो वो सब उसमें कराने के हो सकता है। लेकिन आपको ध्यान रखना है कि ज़्यादा समय अब है नहीं आपके पास। अप्रैल बीती गया है, मई बीती चुका है आधा, आज आप जी जान रहे हैं आधा बीत गया है। हाँ, जून जुलाई मुश्किल से जो आपके पास आप देखेंगे तो 45 दिन या 60 दिन आपके पास अभी बच रहे हैं। तो 60 दिन में आप मैक्सिमम जितना कंप्लीट कर सकते हो उतना कंप्लीट करिए। हमने पूरा हिस्ट्री, पूरा लोकन कंप्लीट कर चुके हैं। छोटे छोटे वीडियो बना के, बहुत बड़े बड़े वीडियो नहीं बनाए हैं। और कोई सब वीडियो मर्ज भी नहीं कर रहे, एक एक वीडियो बना रहे हैं। तो बहुत ध्यान से पढ़िए इसको और रिविज़न ज़्यादा से ज़्यादा करिए। चलिए, आज जो देखने जा रहे हैं वह है कि राष्ट्रपति के बारे में देखने जा रहे हैं। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अच्छे लग रहे हैं तो लाइक करिए और अपना सुझाव देने के लिए कमेंट भी करिए। तो आज का सेक्शन का क्या नाम है, वो जो पढ़ रहे हैं वो राष्ट्रपति पढ़ने जा रहे हैं। चलिए, भारतीय गणतंत्र का प्रमुख कौन होता है? वह होता है भारत का राष्ट्रपति। भारत के संविधान के अनुसार केंद्र की कार्यपालिकी शक्ति निहित होती है किसमें? राष्ट्रपति में। संसदीय कार्यपालिका का मुखिया राष्ट्रपति भारत का राष्ट्रपति होता है। क्योंकि राष्ट्रपति की शक्तियों की कोई सीमा नहीं होती, ये गलत है। राष्ट्रपति की शक्तियों पर भी सीमाएं हैं। भारत के राष्ट्रपति का निर्वाचन होता है क्या? कैसे? अप्रत्यक्ष मतदान से होता है। क्यों अप्रत्यक्ष? क्योंकि डायरेक्ट जनता इनको नहीं चुनती है। जो जनता द्वारा सांसद और विधायक चुने जाते हैं, जो सांसद चुने जाते हैं उनके द्वारा चुने जाते हैं। ये भारत के राष्ट्रपति अप्रत्यक्ष निर्वाचन से चुना जाता है क्योंकि एक निर्वाचन मंडल की व्यवस्था है जो संसद के दोनों सदनों और राज्य के विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों से मिलकर बनती है। तो ये सही और सही स्पष्टीकरण भी है। संसद के दोनों सदन यानी कि लोकसभा और राज्यसभा और राज्य की विधान परिषद नहीं, परिषद इसलिए नहीं रखी गई है कि भारत के प्रत्येक राज्य में परिषदें नहीं हैं। तो अगर ऐसे में कुछ राज्यों में पास जो परिषद है, अगर उनसे सिर्फ वोटिंग होने लगेगी तो जो वोट का जो एक प्रकार से भार होगा ना, वो कम हो जाएगा, यानी कि प्रत्येक राज्य को बराबरी नहीं मिलेगी। इसलिए सिर्फ विधानसभा को इंक्लूड किया गया है, वो भी विधानसभा के निर्वाचित सदस्य हैं। भारत के राष्ट्रपति का चुनाव किया जाता है एकल हस्तांतरित मत प्रणाली के द्वारा। ध्यान रखिएगा, राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल के सदस्य होते हैं संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य। आपको पता है संसद यानी लोकसभा और राज्यसभा। सभी राज्यों की विधानसभा के निर्वाचित सदस्य, सही है। दिल्ली और पौंडीचेरी विधानसभा के निर्वाचित सदस्य, ये पहले नहीं थे, इनको बाद में जोड़ा गया है। राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में जम्मू और कश्मीर संघ राज्य क्षेत्र विधानसभा के निर्वाचित सदस्य को अभी शामिल नहीं किया गया है। जैसे ही इस यहाँ पर इलेक्शन हो जाएगा, अभी आप पता लास्ट 30 सितंबर तक सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि यहाँ पर चुनाव कराए जाएंगे। तो जहाँ तक है जो हमारा निर्वाचन आयोग है, यहाँ से सितंबर में चुनाव करा लेगा। सितंबर के बाद से आप देखेंगे यहाँ पास एक जो विधानसभा आ जाएगी तो वहाँ के लोग जो चुने जा सकते हैं, वहाँ के जो लोग रहेंगे वो चुनेंगे राष्ट्रपति को, जो कि अगला राष्ट्रपति का चुनाव हो तब। भारत के चुनाव प्रकरण के संबंध में सही है कि निर्वाचन मंडल के अपूर्ण होने के आधार पर राष्ट्रपति का चुनाव स्थगित किया जा सकता है। भारत के राष्ट्रपति के उम्मीदवार के प्रस्ताव का अनुसमर्थन किया जाता है चाहिए कम से कम 50 निर्वाचकों द्वारा। मतलब कि जो भी चुनाव लड़ने जाएगा उसके जो समर्थन पे होंगे वो 50 लोग उनके पर्चा भराई में जाएंगे, ये ध्यान रखना है। भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन के संदर्भ में सही कथन है, प्रत्येक एमएलए के वोट का मूल्य अलग अलग राज्यों के में अलग अलग होता है।
लोकसभा के सदस्य के मत का मूल्य राज्यसभा के सदस्य के मत के मूल्य के समान होता है। ये इंपॉर्टेंट लाइन है, ध्यान रखिएगा। लेकिन ये जिस तरह के प्रश्न बन जाते हैं ना, बहुत क्लिष्ट प्रश्न होते हैं। पूछे क्यों? ऐसा इसलिए, देखिए यहाँ लिखा प्रत्येक एमएलए के वोट, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो होता है उसके वोट का मूल्य अलग अलग राज्यों में अलग अलग होता है। या ये अब किस राज्य में कितनी सीटें हैं, किस प्रकार का है, तो ये बहुत ही क्लिष्ट क्वेश्चन में आता है। अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है तो इस तरह के प्रश्न को छुइए, अदरवाइज स्किप करिए। प्रश्न ही ऐसे बनाए जाते हैं कि गलती से तुक्का लग गया ठीक है, लेकिन एग्जाम किसी को कितना भी कॉन्सेप्ट क्लियर है, मैं आपको बता दूं एग्जाम प्रेशर में क्या होता है, वो गलती करता ही करता है। और ये प्रश्न गलती करने के लिए ही बनाए जाते हैं। तो कोशिश करिए जो इस तरह के प्रश्न बहुत क्लिष्ट रख रहे हैं उनको स्किप करिए, आगे बढ़िए। भारत के निर्वाचन में राज्य का मुख्यमंत्री मतदान करने के लिए पात्र नहीं होता है यदि वह यदि राज्य विधानमंडल के उच्च सदन से हो, यानी कि जहां विधान परिषद होगी, अगर वह जो वहां का मुख्यमंत्री वहां से चुन के आया हुआ है, तो वो जो है जब राष्ट्रपति का चुनाव होगा उसमें अपनी भागीदारी नहीं दे पाएगा, वोट नहीं दे पाएगा। भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में राज्य की विधानसभा के प्रत्येक निर्वाचित सदस्य के वोटों की संख्या उस राज्य की जनसंख्या के विधानसभा में कुल निर्वाचित सदस्य संख्या द्वारा विभाजित कर प्राप्त भागफल की 1000 से गुणा के बराबर होता है। वर्तमान स्थिति में जनसंख्या का तात्पर्य यथा अनिश्चित जनसंख्या का है। कब? 1971 की जनगणना। 1971 की जनगणना के बाद 2026 तक की जनगणना के लिए रोक दिया गया है। राष्ट्रपति के उम्मीदवार के लिए आवश्यक है 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो, लोकसभा का सदस्य चुना जाने की योग्यता रखता हो और देश का नागरिक हो। देखिए राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के लिए 35 साल है, आपको पता होना चाहिए। और जो वो है लोकसभा के लिए 25 साल है, राज्यसभा के लिए 30 साल है, ये ध्यान रखिएगा आप ऐसे। फिर है एक सांसद अथवा विधानसभा का सदस्य राष्ट्रपति निर्वाचित हो सकता है, परंतु उसे निर्वाचित होने के तुरंत बाद उपरांत ही अपनी सीट छोड़नी होगी। मतलब कि ऐसा उपरांत, जैसे आप किसी भी या तो राज्यसभा में हैं, लोकसभा में हैं, संसद मतलब कि विधानसभा में किसी भी जगह हैं, अगर आप जैसे ही राष्ट्रपति शब्द की शपथ लेते हैं पद की, हाँ वैसे ही आप इस्तीफा दीजिए या ना दीजिए, या मान लिया जाता है कि आपने उससे पहले वाली सीट छोड़ दी गई है आपकी, ये बात ध्यान रखिए, अपने आप हो जाता है वो। राष्ट्रपति के पद के लिए पुनः निर्वाचन की योग्यता निर्धारित करता है अनुच्छेद 57। अनुच्छेद 57 ये बताता है कि जो राष्ट्रपति होता है वह पुनः निर्वाचित हो सकता है। जैसे कि आपने देखा था कि जो पहले राष्ट्रपति थे वो पुनः निर्वाचित हुए थे, तो ये व्यवस्था जो है आपको 57 के थ्रू मिलती है। वहीं अमेरिका के संविधान में देखेंगे तो वहाँ कोई भी जो उम्मीदवार होगा 2 बार से ज़्यादा राष्ट्रपति नहीं बन सकता है। तो ये दोनों डिफरेंट आप याद रखिएगा, क्योंकि कभी कभी जब आप मेंस लिखते हैं तो आपको प्रीलिम से क्वेश्चन का ही भाग मिल जाता है, तो थोड़ा बहुत ध्यान रखना चाहिए हर चीज़ का, क्योंकि कुछ मेंस के क्वेश्चन होते हैं वो प्रीलिम्स में मैच भी करते हैं। और आर्टिकल तो ये ध्यान ही रखना है, अगर आप ऐसे इस अपने आंसर की स्टार्टिंग करेंगे कि अनुच्छेद 57 में ऐसा लिखा हुआ है, तो जब इस तरह के आप फैक्ट के साथ कॉन्सेप्ट डालते हैं ना, बमबारी करते हैं एक प्रकार से, तब जो परीक्षक होता है, जो आपको कॉपी चेक कर रहा होता है, वह कहीं धराशाही हो जाता है आपके आंसर के सामने कि हाँ बंदे ने सही लिखा है, अच्छे नंबर मिलने चाहिए। तो ये याद रखिएगा, आर्टिकल 57 में ये लिखा है कि राष्ट्रपति पुनर्निर्वाचित हो सकते हैं। भारत के राष्ट्रपति कितनी बार पुनर्चुनाव में पात्र हो सकते हैं? कितनी बार भी। वहीं अमेरिका के संविधान में केवल 2 बार है। अगर भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में कोई विवाद है तो उस विवाद को सौंपा जाता है किसे? भारत के सर्वोच्च न्यायालय को सौंपा जाता है। जब आप प्रश्न पढ़ेंगे उसमें पहला जो ऑप्शन बनेगा वो भारत के उच्च न्यायालय बनेगा, राज्य के उच्च न्यायालय बनेगा, या बन जाएगा संसद को अधिकार है, या बन जाएगा कि जो निर्वाचन आयोग उसको अधिकार है। सबसे लास्ट में ये देखिए लिखा रहता है भारत के सर्वोच्च न्यायालय का, क्योंकि ये माइंड से जब खेला जाता है तो इस तरह की दिक्कतें होती हैं। तो ये ध्यान रखिएगा, राष्ट्रपति के चुनाव में किसी प्रकार का विवाद होता है तो उसका समाधान केवल सर्वोच्च न्यायालय के पास जाया जाता है। राष्ट्रपति 5 वर्ष तक अपने पद पर रहता है, अपने पद ग्रहण करने के दिन से, जिस दिन वो शपथ लेता है उस दिन से 5 वर्ष के लिए रहता है। भले ही कोई सरकार आए जाए कुछ भी हो, लेकिन राष्ट्रपति 5 वर्ष के लिए बना रहेगा, जब तक
या तो वह दिवालिया या किसी प्रकार का मानसिक स्थिति से ना गुजर रहा हो या उसकी मृत्यु ना हो जाए, तब तक इन कुछ कंडीशन को छोड़ के अदरवाइज 5 साल तक रहता है। भारत का राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र सौंपता है, भारत के उपराष्ट्रपति को सौंपता है। उपराष्ट्रपति किसे अपना त्यागपत्र सौंपता है? राष्ट्रपति को सौंपता है। तो ध्यान रखिएगा, भारत के राष्ट्रपति को उसके पद से हटाया जा सकता है संसद के महाभियोग द्वारा। सिर्फ ये ध्यान रखिएगा, संसद में महाभियोग के द्वारा उसे अपने पद से हटाया जा सकता है। राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जा सकता है आर्टिकल 61 के तहत। याद रखिएगा, आर्टिकल 61 में राष्ट्रपति पर महाभियोग है। 72 आप देखेंगे तो वो मिल जाएगा आपको, कहते हैं उसके पास जो क्षमादान की शक्ति है। 57 में आप देखेंगे तो पुनर्निर्वाचित के लिए बोला गया है। अब है, राष्ट्रपति पर महाभियोग का आरोप लगाया जाता है संसद के किसी भी सदन के द्वारा लगाया जाता है, चाहे वो लोकसभा हो या राज्यसभा हो। भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने के लिए आवश्यक है कम से कम 14 दिन की पूरी सूचना देनी पड़ती है। यानी कि आपको राष्ट्रपति को पहले ही बताना पड़ेगा कि हम आपके ऊपर महाभियोग चलाएंगे, और 14 दिन पहले ही सूचना ये दी जाती है। भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन गण का तो भाग है, परंतु उसके महाभियोग अधिकरण का भाग नहीं, राज्य की विधानसभाएं। जब देखिए, जब भारत के राष्ट्रपति को चुना जाता है तब लोकसभा, राज्यसभा यानी संसद के दोनों सदन, फिर राज्य की विधानसभा द्वारा चुना जाता है। लेकिन जब त्यागपत्र या महाभियोग चलाया जाता है तो केवल जो संसद है उस पर चलाया जाता है, संसद में चलाया जाता है, लोकसभा और राज्यसभा में चलाया जाता है, लेकिन विधानसभा में नहीं चलाया जाता है। ये बात ध्यान रखिएगा। भारत के राष्ट्रपति के महाभियोग की प्रक्रिया है संसद की एक अर्ध न्यायिक प्रक्रिया। कैसी है? अर्ध न्यायिक प्रक्रिया है, जिसमें आप देखेंगे महाभियोग चलाकर उसको अपने पद से हटाया जाता है। फिर किसी ऐसे कृत्य के लिए हो तो फिर आगे जो है न्यायालय उनको सजा सुनाती है। इसलिए संसद का यह कार्य कैसा है? अर्ध न्यायिक प्रक्रिया में है। पूछा जाता है, क्या संसद अर्ध न्यायिक प्रक्रिया का कार्य करती है? तो हाँ, बात सही, संसद अर्ध न्यायिक प्रक्रिया का कार्य करती है। पदासीन राष्ट्रपति की पदावधि की समाप्ति से भिन्न किस कारण के उत्पन्न होने वाले रिक्त की दशा में रिक्त भरने के लिए निर्वाचन आवश्यक होना चाहिए? रिक्त होने की तिथि से 6 माह के भीतर। जब राष्ट्रपति मृत्यु, त्यागपत्र, पदच्युत या अन्य कारणों से अपने कर्तव्यों को नहीं निभा सकता है तो उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में कार्य कर सकता है 6 माह तक। यदि भारत के राष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाए और कोई उपराष्ट्रपति भी ना हो, तब कार्यवाहक राष्ट्रपति हो कौन? सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। अगर सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश में नहीं है तो उसके अधीनस्थ, उसके बाद जो न्यायाधीश आएंगे वो होंगे। तो ऐसे क्रमवार 34 न्यायाधीश है, कोई ना कोई तो रहेगा ना। तो ये होता है, लोग जब क्लास में पढ़िए ना तो बच्चे सोचते हैं कि टीचर को फंसाने के लिए इस तरह के प्रश्न पूछे जा सकते हैं, तो उसका उत्तर यही है, टीचर मुस्कुरा कहता है कि 33-34 जो हमारे न्यायाधीश है वह संभालेंगे। वो भी नहीं हो पाते, मान लीजिए सब के सब कुछ न किसी कारणवश कोई नहीं दे पा रहा है, तो जो आप देखेंगे हमारे देश की जनता है ना, जो जिससे देश बनता है वो संभालेगी। फिर तो है ही 140 करोड़ जनसंख्या, संभाल लेगी, क्या दिक्कत है। भारत का कार्यपालिका अध्यक्ष कौन होता है? राष्ट्रपति होता है। कार्यपालिका अध्यक्ष राष्ट्रपति होता है, ये ध्यान रखिएगा। प्रधानमंत्री नहीं होता है। प्रधानमंत्री हाँ वास्तविक होता है, का जितने भी हस्ताक्षर जहाँ भी होते हैं सब कुछ वो भारत के राष्ट्रपति के नाम पर होते हैं। संघ की कार्यपालिकी शक्ति राष्ट्रपति में निहित होती अनुच्छेद 53 के तहत। किसके तहत? संघ की कार्यपालिकी शक्ति, जो संसद की कार्यपालिकी शक्ति होगी वो किसमें निहित है? वह राष्ट्रपति में निहित है। किसमें लिखा है? आर्टिकल 53 पढ़ेंगे तो उसमें लिखा हुआ है। अब है, संघ की कार्यपालिकी शक्ति भारत के राष्ट्रपति में निहित है। कार्यपालिका शक्ति सरकार का व्यवसाय चलाने की संबंधित है, तो दोनों ही सही है, लेकिन एक दूसरे का स्पष्टीकरण नहीं करता है। भारत के राष्ट्रपति अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हैं सीधे अथवा अपने अधीनस्थ अधिकारियों के द्वारा। राष्ट्रपति को कोई भी मामला मंत्रिपरिषद द्वारा पुनर्निर्वाचित किए जाने के लिए वापस भेजने का अधिकार दिया गया है 44वें संविधान संशोधन के माध्यम से, कि एक बार जो मंत्रिपरिषद से सलाह गई आप उसको वापस भेज सकते हैं।
राष्ट्रपति लोकसभा को भंग कर सकता है केंद्रीय मंत्रिमंडल की अनुशंसा पर। तो राष्ट्रपति लोकसभा को कैसे भंग कर सकता है? वह केंद्रीय मंत्रिमंडल जो रहेगा वह बोल देगा तब। तो केंद्रीय मंत्रिमंडल बोल रहा है तो जाहिर सी बात है उसको अपना विश्वास नहीं प्राप्त है लोकसभा में। जब लोकसभा में विश्वास नहीं प्राप्त है तो लोकसभा भंग होनी चाहिए। राष्ट्रपति दूसरे पार्टी को बुलाता है, आइए अपनी कहते हैं अपना बहुमत साबित करिए, वो भी बहुमत नहीं साबित कर पाते तो चुनाव होता है, बात खत्म। ऐसे मतलब डायरेक्टली याद करने की कोशिश करिए। अनुच्छेद देखिए, इस तरह के प्रश्न जो है ना बनेंगे इस बार। क्यों बनेंगे? कि उस समय लोकसभा का चुनाव चल रहा है, तो लोकसभा, संसद, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति से जोड़ के इस तरह के प्रश्न बनाने की संभावनाएं बन रही है, क्योंकि पॉलिटी में कुछ ना कुछ तो हमेशा घटता ही रहता है, और जो घटता रहता है उसी का जो बेसिक होता है उसी से प्रश्न अधिकतर बनाए जाते हैं। अनुच्छेद 108 के अंतर्गत लोकसभा और राज्य सभा की संयुक्त बैठक आहूत की जाती है किसके द्वारा? राष्ट्रपति द्वारा। बुलाया, आहूत करना तो बुलाया जाता है, तो जो संयुक्त बैठक होती है लोकसभा और राज्यसभा की उसको बुलाया जाता है राष्ट्रपति द्वारा, लेकिन उसकी अध्यक्षता जो की जाती है वह जो लोकसभा का अध्यक्ष होता है वह करता है। से इस समय ओम बिरला साहब है ना, हाँ ओम बिरला साहब करेंगे। अभिव्यक्ति जो भारत के संविधान के अनुच्छेद 108 के अंतर्गत दोनों सदनों की संयुक्त आहूत करने की सूचना से संबंधित है वह है राष्ट्रपति की आशाएं पर। भारत के राष्ट्रपति से संबंधित सही कथन है, वह संसद का एक संगठक भाग है, वह प्रत्येक वर्ष दोनों सदनों की संयुक्त बैठक से संबोधित करता है, वे किंचित परिस्थितियों में अध्यादेश लागू कर सकता है। जब अध्यादेश कब लागू होता है? जब उसे ऐसा फील होता है कि हाँ कोई ऐसा विषय है जो एकदम महत्वपूर्ण है, बनाना है, उस पर कानून बनाना है, तो अध्यादेश लाया जाता है 1, 2, 3 यानी आर्टिकल 123 के माध्यम से। जब ये राष्ट्रपति को लगता है कि हाँ अभी कोई सत्र नहीं चल रहा है लेकिन कोई ऐसी विभिन्न परिस्थितियां आ गई, विभिन्न परिस्थितियां की एक कानून की ज़रूरत है, तो वो अध्यादेश लागू कर सकता है। जैसे आपको कोविड टाइम में पता होगा जब डॉक्टरों के ऊपर हमला होने लगा था, तो उसी समय एक तत्काल जब डॉक्टर सारे स्ट्राइक पे चले गए थे तो क्या हुआ था? तो राष्ट्रपति ने अध्यादेश जारी कर कर उनकी सुरक्षा के लिए एक नया कानून पारित किया था, और उसके बाद उस कानून को रूप दिया जाता है जब बैठकें होने लगती हैं। भारत के राष्ट्रपति ने जिस एकमात्र मामले में अपने वीटो की शक्ति का प्रयोग किया हुआ था भारतीय डाकघर संशोधन विधेयक था। ज्ञानी जैन सिंह कुछ नाम था, उन्होंने कहते किया था। एक राष्ट्रपति ने एक शक्ति का प्रयोग किया जिसे संवैधानिक शब्दावलियों में जेबी निषेधाधिकार कहा, जेबी वीटो कहा जाता है। ज्ञानी जैन सिंह, हाँ यही थे। राष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित किस बिल पर अपनी स्वीकृति रोक सकता है? वह अनुच्छेद 111 के माध्यम से वह किसी भी बिल को रोक सकता है। जब कोई विधेयक संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित कर दिया गया है तो उस विधेयक पर अनुमति रोकने का अधिकार प्राप्त होता है राष्ट्रपति को होता है। मान लीजिए संसद के दोनों सदनों से पास हो गया लेकिन राष्ट्रपति को लगता है इसको रोकना चाहिए, तो 111 आर्टिकल यूज करके उसको वहीं रोक दिया जाता है। राष्ट्रपति की स्वविवेक शक्ति है किसी विधेयक को आपत्ति सहित संसद के पास वापस भेजना। इस संविधान संशोधन के माध्यम से 44वें संविधान संशोधन के माध्यम से शक्ति आई। विधेयक को रोकना, किसी विधेयक से संबंधित जानकारी के लिए प्रधानमंत्री को कहना, आर्टिकल 76 में बोला जाता है। किसी परामर्श पर मंत्रिपरिषद को पुनर्विचार हेतु कहना। निम्न विषय पर राष्ट्रपति के लिए मंत्रिपरिषद की सलाह लेना आवश्यक नहीं है। किस पे? विधेयक की स्वीकृति के दौरान देने के दौरान जो आवश्यक नहीं है। चलिए थोड़ा तेजी से चलेंगे कुछ समय ज़्यादा हो जाएगा, फिर मैं सोचा उपराष्ट्रपति विधेयक खत्म करके तब जाके कल नया वीडियो बनाऊं। संविधान के अनुसार राष्ट्रपति की विधायी शक्ति है अध्यादेश जारी करने की। जब केंद्रीय मंत्रिमंडल ने वर्ष 2000 में चुनाव सुधार के पर अध्यादेश में
बिना किसी बदलाव के उसे राष्ट्रपति को वापस भेज दिया। तब राष्ट्रपति ने उसको अपनी सहमति दी थी अनुच्छेद 123 के माध्यम से। भारत के राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति मिलती है अनुच्छेद 123 के माध्यम से। राष्ट्रपति द्वारा जारी एक अध्यादेश संसद के सत्र शुरू होने के बाद रखा जाना आवश्यक है 6 सप्ताह के भीतर। भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। वित्त आयोग के अध्यक्ष संघ राज्य सेवा के मुख्यमंत्री किए जाते हैं। जो केंद्रीय विश्वविद्यालय होते हैं उनके जो कुलपति होते हैं। फिर जो आप देखेंगे संघ लोक सेवा आयोग की जो परीक्षाएं होती हैं उनसे जो उत्तीर्ण होकर लोग आते हैं उनको सब नियुक्त किया जाता है। राष्ट्रपति नियुक्त करता है भारत के महान्यायवादी, नियंत्रक, महालेखा परीक्षक और राज्य के राज्यपाल को। याद रखिएगा, राज्य के राज्यपाल को भी राष्ट्रपति नियुक्त करता है। भारत के राष्ट्रपति नियुक्त करते हैं प्रधानमंत्री को, राज्यपाल को, मुख्य निर्वाचन आयुक्त को। भारत का राष्ट्रपति नियुक्त नहीं करता, उपराष्ट्रपति को नियुक्त नहीं करता, क्योंकि उपराष्ट्रपति जो होता है वह राज्यसभा का जो पदेन अध्यक्ष होता है। संविधान असाधारण परिस्थितियों में राष्ट्रपति को राज्यपाल के कृत्यों को निर्वाहित हेतु उपबंध करता है अनुच्छेद 160 में। भारतीय संविधान भारत के राष्ट्रपति को अधिक अधिकार नहीं देता है राज्य के मुख्यमंत्री की नियुक्ति का। राष्ट्रपति को उच्चतम न्यायालय से परामर्श करने की शक्ति प्रदान करता है 143 के माध्यम से। भारत के राष्ट्रपति की शक्ति के बारे में सही नहीं है कि राष्ट्रपति को सर्वोच्च न्यायालय के परामर्श को स्वीकार करना चाहिए। संविधान के अनुसार शब्दतः भारत के राष्ट्रपति की शक्ति नहीं है संसद के सदनों को संदेश भेजना। भारत के राष्ट्रपति को यह अधिकार नहीं प्राप्त है कि वह सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाए। राष्ट्रपति की क्षमता आदि की शक्ति एक न्यायिक शक्ति है। राष्ट्रपति की क्षमता प्रदान करने की शक्ति में सम्मिलित है क्षमा, लघुकरण, परिहार, विराम और प्रविलंबन। ये जो 5 शक्तियां, इनको याद रखिएगा। कैसे कैसे प्रावधान आते हैं तो मैं आपको बता रहा हूँ। जो आप सामान्य ज्ञान लूसन पढ़ेंगे ना उसमें आपको इसकी जानकारी मिल जाएगी। भारत के राष्ट्रपति को प्राप्त प्राधिकार हैं औपचारिक और विधेयक, संवैधानिक और नाम मात्र के। भारतीय संविधान के अनुसार भारत के राष्ट्रपति का यह कर्तव्य है कि वह संसद के पटल पर रखवाए संघ वित्त आयोग की सिफारिशों को, नियंत्रक महालेखक परीक्षक के प्रतिवेदनों को, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के प्रतिवेदनों को अपने संसद के पटल पर रखवाता है। यानी कि ये लोग जो है रिपोर्ट देते हैं राष्ट्रपति को, राष्ट्रपति उसको संसद के पटल पर रखवाता है। जब संवैधानिक विशेषाधिकार जब संवैधानिक विशेषाधिकार जो राष्ट्रपति को नहीं है वह है वित्तीय बिल को पुनर्विचार हेतु लौटाना। क्योंकि देखिए इसके एक वित्त बिल के बारे में थोड़ा एक बात आपको समझा दें। वित्त बिल में क्या होता है कि वित्त बिल पेश करने से पहले, अपने संसद के पटल पर रखने से पहले ही उसे राष्ट्रपति की सहमति की आवश्यकता होती है। जब एक बार राष्ट्रपति की सहमति मिल गई तो उसको जो है लोकसभा में पेश किया गया और 14 दिन के लिए भेज दिया गया, कहते हैं राज्यसभा में। राज्यसभा उसको पास करे या ना करे, उसको पास मान लिया जाएगा। तो जब एक बार राष्ट्रपति से पहले अनुमति ले ली गई तो दोबारा अनुमति क्यों ली जाएगी? इसीलिए ये क्वेश्चन बनता है। फिर किस भौगोलिक क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र घोषित करने का संवैधानिक अधिकार प्राप्त है? वह है राष्ट्रपति को। ये इस समय बहुत ही चर्चा का विषय है, तो याद रखिएगा जो भी कोई भौगोलिक क्षेत्र होता है उसे अगर अनुसूचित क्षेत्र घोषित करना है तो केवल राष्ट्रपति के पास की शक्ति है। संसद के लिए राष्ट्रपति का अभिभाषण तैयार करता है कौन? केंद्रीय मंत्रिमंडल तैयार करता है। जो केंद्र का मंत्रिमंडल होता है वो संसद में जो राष्ट्रपति का अभिभाषण दिया जाता है, इसलिए उसको केंद्रीय मंत्रिमंडल तैयार करता है। इसीलिए देखिए जब भी राष्ट्रपति का भाषण होता है तो विपक्षी पार्टी इसकी आलोचना करती है, सरकार तो अपना गुणगान कर रही है, ये कर रही है, वो कर रही है। अरे भाई, राष्ट्रपति वही बोलेगा जो उसके भाषण पत्र में मिला है, और भाषण पत्र में जो केंद्रीय मंत्रिमंडल होगा वो अपनी तारीफें तो लिख के देगा, कमजोरियां थोड़ी ना लिख के देगा। तो ये ध्यान रखना है। ये सब पेचीदा जो वो हैं, क्या नाम है, पहलू हैं, वो भी आपको पता होना चाहिए। भारत का राष्ट्रपति ब्रिटिश राज्य से भिन्न है क्योंकि भारत के राष्ट्रपति का पद अमेरिका के राष्ट्रपति से मिलता है। ये देखेंगे गलत है। अमेरिका का राष्ट्रपति वहाँ सब कुछ होता है, भारत में राष्ट्रपति सिर्फ एक नाम मात्र का व्यक्ति होता है। अब है कि राष्ट्रपति संसद का भाग है क्योंकि संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित विधेयक बिना राष्ट्रपति की स्वीकृति के कानून नहीं बन सकते हैं। तो ये दोनों सही है और सही व्याख्या भी करता है। अब है रक्षा बलों का सर्वोच्च कमांड राष्ट्रपति में निहित है।
प्रधान सेनापति की हैसियत से राष्ट्रपति की शक्ति विधायी नियंत्रण से स्वतंत्र है। तो ए सही है, परंतु आर गलत है। राष्ट्रपति स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे कौन? बिहार से थे। कौन थे? राजेंद्र प्रसाद थे। भारत के चौथे राष्ट्रपति वीवी गिरी थे। 2 अवधि के लिए भारत के राष्ट्रपति थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। आर्टिकल 57 के माध्यम 57 में लिखा है ना कि कोई भी व्यक्ति कितनी बार भी निर्वाचित हो सकता है। भारतीय राष्ट्रपति के सर्वसम्मति से चुने जाने का अभी तक एकमात्र उदाहरण है नीलम संजीव रेड्डी जो साहब थे, वो सर्वसम्मति से चुने गए थे, यानी कि इनके विपक्ष में नहीं कोई खड़ा। तो सर्वसम्मति का तात्पर्य यही होता है कि सबकी सहमति हो, कोई ऐसा नहीं कि बहुमत के आधार पर निर्णय लिया गया, नहीं, सब लोग एक साथ तैयार होते हैं, उसे ही सर्वसम्मति से कहते हैं। अब उसके आगे देखते हैं, ये राष्ट्रपति का अवधिकाल है। देखिए इससे एक प्रश्न बनता है, लेकिन मुझे यह प्रश्न बहुत ट्रिकी लगता है। अगर आपको याद है तो ठीक है, नहीं याद तो छोड़ दीजिए, गलत तो हो ही जाता है। किस समय किस सन में आए हैं लोग याद भी करते हैं। जो लोग लगातार पेपर पढ़ते हैं और जो लगातार पॉलिटी में लगे रहते हैं, उनके लिए सब आसान हो जाता है। ऐसे हैं फरुख अली अहमद, ये थे 74 से 77 के बीच। एन संजीव रेड्डी 77 से 82 के बीच। डॉक्टर जाकिर हुसैन 1967 से लेकर 69 के दौरान। वीवी गिरी थे, ये 69 से 74 तक थे, ये ध्यान रखिएगा। अब डॉक्टर एस राधाकृष्णन, डॉक्टर जाकिर हुसैन, नीलम संजीव रेड्डी और आर वेंकटे रमन में से राष्ट्रपति होने से पूर्व भारत के उपराष्ट्रपति पद पर आसीन नहीं थे। नीलम संजीव रेड्डी जो थे वो नहीं थे। फरुख अली अहमद, डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा, डॉक्टर जाकिर हुसैन और नीलम संजीव रेड्डी में से वह भारतीय राष्ट्रपति जो लोकसभा अध्यक्ष भी रहे हैं। तो नीलम संजीव रेड्डी जो थे वो लोकसभा के अध्यक्ष भी थे, ये ध्यान रखिएगा। उसके बाद भारत के राष्ट्रपति में दार्शनिक राजा अथवा दार्शनिक शासक के रूप में जाने जाते हैं डॉक्टर राधाकृष्णन। ये पढ़ने लिखने में बहुत अच्छे थे, आपको पता है इनके बारे में और क्या क्या खूबियाँ, ये भी आप कमेंट करिए। भारत के राष्ट्रपतियों में से ट्रेड यूनियन आंदोलन से संबंधित थे वीवी गिरी थे। भारत के राष्ट्रपति जिन्हें मिसाइल मैन की संज्ञा दी जाती है, सबके फेवरेट, जो मतलब जिन्हें जान रहा है, जो भी इनके कर्तव्य इनके काम से को जानता है, इनकी जीवनी के बारे में थोड़ा सा भी जानता है, तो वो ये एक ऐसे व्यक्ति हैं जो हर एक के पर्सनैलिटी में अपना छाप छोड़ते हैं। आपको बताना चाहिए हर एक व्यक्ति इनसे इम्प्रेस रहता है, चाहे वो किसी भी जाति समुदाय का हो व किसी भी लिंग का हो। लेकिन आपको पता होना चाहिए एपीजे अब्दुल कलाम एक ऐसे व्यक्ति हैं भारत के जिनसे बच्चे से लेकर बूढ़े तक हर एक वर्ग के लोग बहुत ज़्यादा प्रभावित रहते हैं। ये एक ऐसे व्यक्ति हैं भारत के अब तक के इतिहास में, मुझे ऐसा लगता है। हालांकि हैं बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन वर्तमान पीढ़ी में देखा जाए, मतलब आज़ादी के बाद से देखा जाए, तो हालांकि प्रत्येक व्यक्ति अपने आप में बहुत ज़्यादा महत्व रखता है भारत के लिए। लेकिन जो होता है ना एक इंस्पायर करने वाली स्टोरी, जिनसे कि हर एक तबका मतलब पता चल सके भारत का लोकतंत्र क्या है, भारत में क्या है सभी के लिए, क्या समानताएं दी गई हैं, लोग को अगर समानताएं मिलेंगी वो किस पद से किस पद तक जा सकते हैं, कैसे अपना नाम रोशन कर सकते हैं, वो एपीजे अब्दुल कलाम इसका जीता जागता उदाहरण है। भारत के मुख्य न्यायाधीशों में से एक ने राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया था, वह थे जस्टिस एम हिदायतुल्लाह साहब थे। ये भी ध्यान रखिएगा। वे राष्ट्रपति जो सर्वोच्च न्यायालय में उपस्थित हुए थे जब सर्वोच्च न्यायालय राष्ट्रपति के निर्वाचन विवाद की सुनवाई करते। वीवी गिरी साहब, उनके में चुनाव में थोड़ा दिक्कत हुई तब ये उपस्थित हुए थे। कथन सत्य है कि राष्ट्रपति पद के लिए प्रत्याशी की आयु कम से कम 35 वर्ष होनी चाहिए। उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सभापति बनता है। भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, बात सही है। अपने कार्यकाल के दौरान भारत के राष्ट्रपति के विरुद्ध किसी भी न्यायालय में मुकदमा नहीं चलाया जा सकता है, क्योंकि राष्ट्रपति का पद संविधान के ऊपर होता है, जो कि ये गलत है। संविधान के ऊपर कोई भी नहीं है। कुछ भी आ जाए संविधान के ऊपर, ये संविधान को मानवाधिकार, ये कुछ भी आ जाए, लेकिन आपको आंसर टिक करना है कि संविधान के ऊपर कुछ भी नहीं है देश में। नोट, राष्ट्रपति पर उसके द्वारा व्यक्तिगत हैसियत से किए गए कार्यों के संबंध में दीवानी सिविल मुकदमा चलाया जाता है। देखिए, जो राष्ट्रपति को अगर आपको मुकदमा चलाना है, अगर दीवानी किस्म का या सिविल मामला है तो आप उसको चला सकते हैं, फौजदारी मामला नहीं चलता है।
प्रतिभा पाटिल का भारतीय गणतंत्र में राष्ट्रपति के रूप में क्रम से कौन सा था? व्यक्ति के रूप में 12वें थे, कार्यकाल 14वां था। ऐसा क्यों? ऐसा कि इसलिए व्यक्ति के रूप में 12वें थे क्योंकि कोई व्यक्ति जो जैसे राजेंद्र प्रसाद 2 बार चुने गए थे, इस तरह से सोच लीजिएगा। लेकिन क्रम के अनुसार जो क्रम चल रहा था, पहला राष्ट्रपति, दूसरा राष्ट्रपति, 5-5 वर्ष में चल रहा था, वो 14वें नंबर पर था। अब है द्रौपदी मुर्मू का कार्यकाल भारतीय गणतंत्र में राष्ट्रपति के रूप में कौन सा है? वो 15वां, व्यक्ति के रूप में 15वां, कार्यकाल 17वां है, याद रखिएगा। व्यक्ति के रूप में जो है वो 15वीं व्यक्ति हैं और कार्यकाल के रूप में 17वीं हैं। तो ये अभी लेटेस्ट प्रश्न है, इसको बहुत अच्छे से जहन में बैठा लीजिए। जो आप उत्तराखंड पीसीएस देखेंगे उसमें आने की संभावनाएं हैं, यूपीपी में भी आ सकता है। इस तरह क्वेश्चन बहुत डिजाइन होते हैं, तो ध्यान रखिएगा। साथ ही साथ पीसीएस में तो सीधा से स्टेटमेंट में पूछ लिया जाता है, लोगों को तो गिनने लगेंगे बैठ के 1 2 3 4, हो जाती गड़बड़ी। कुछ चीजें रट लीजिए वर्तमान के लिए, नहीं आया ठीक है लेकिन रट के जाइए। भारत के 16वें राष्ट्रपति चुनाव के लिए संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन के उम्मीदवार थे यशवंत सिन्हा थे। एक विधेयक जो संसद में प्रस्तुत किया जाता है और इसके बाद अधिनियम बनाया जाता है जब राष्ट्रपति अपनी सहमति दे दे तब। उसके बाद देखेंगे, यह राष्ट्र का प्रतिनिधित्व करता है परंतु राष्ट्र का नेतृत्व नहीं करता है। उक्त किसके लिए है? वह जो है राष्ट्रपति के लिए है, क्योंकि राष्ट्र का नेतृत्व जो कार्य होता है वह जो होता है आप प्रधानमंत्री के अंतर्गत देखेंगे। भारत के पूर्व राष्ट्रपति में बिहार का राज्यपाल रह चुके हैं डॉक्टर जाकिर हुसैन, जो थे वो बिहार के राज्यपाल भी रह चुके हैं। अब पूर्व में रामनाथ कोविंद भी थे। राष्ट्रपति भवन की डिजाइन किया गया था एडविन लुटियन द्वारा। इसने दिल्ली के जो पुराना संसद भवन था, जिसे संसद समिति कहा जाता, वो कहा याद नहीं आ रहा है शब्द क्या अभी मोदी जी ने कर, लेकिन सामने आएगा तो याद आ जाएगा, उसको डिजाइन किया था। अब नया चैप्टर जो स्टार्ट हो रहा है वह उपराष्ट्रपति से स्टार्ट होने जा रहा है। उपराष्ट्रपति बहुत बड़ा चैप्टर नहीं है, हालांकि समय ज़्यादा हो गया है, लेकिन ये मुश्किल से आप देखेंगे 2 मिनट में खत्म हो जाएगा, ज़्यादा बड़ा नहीं है। भारत के उपराष्ट्रपति का निर्वाचन एक निर्वाचन गण द्वारा किया जाता है जिसके सदस्य होते हैं संसद के दोनों सदनों के सभी सदस्य, चाहे मनोनीत हो या निर्वाचित हो। वर्ष 2022 में भारत के 16वें उपराष्ट्रपति के चुनाव के लिए निर्वाचन मंडल में कुल सदस्य कितने थे? 778। ये तो प्रश्न बनेगा, चाहे देख लीजिएगा आप लोग। 788। राष्ट्रपति के सही कथन है, राष्ट्रपति की तरह उपराष्ट्रपति चुनाव भी अप्रत्यक्ष होते हैं। कथन है, कोई व्यक्ति उपराष्ट्रपति निर्वाचित होने का पात्र तभी होगा जब वह राज्यसभा का सदस्य होने के लिए आहर्त हो, क्योंकि उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। उपयुक्त कथन सही और स्पष्टीकरण भी सही करता है। उपराष्ट्रपति के संबंधित सही सत्य कथन है, किसी राज्य की विधायिका का सदस्य इस पद के लिए उम्मीदवार हो सकता है। उपराष्ट्रपति का कार्यकाल उतना ही होता है जितना कि भारत के राष्ट्रपति का होता है, 5 साल होता है। उसका भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव होता है लोकसभा और राज्यसभा के सदस्यों द्वारा सीधे चुने जाते हैं। अब है भारत का उपराष्ट्रपति, भारत का द्वितीय उच्चतम प्रतिष्ठित पदाधिकारी होता है। हाँ, उपराष्ट्रपति के पास पद से संबंधित कोई औपचारिक कार्यवाही दायित्व तो नहीं है। राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में उसके कार्यों का निर्वहन करता है। राष्ट्रपति की पद त्याग का अपस्थलीकरण और मृत्यु के चलते उपराष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है। उपराष्ट्रपति को उसके पद से द्वारा हटाया जा सकता है। कैसे? राज्य परिषद राज्यसभा के प्रस्ताव के द्वारा उपराष्ट्रपति को पदच्युत करने संबंधित प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाता है राज्यसभा में। भारत के उपराष्ट्रपति का निर्वाचन, जिसे सर्वोच्च न्यायालय द्वारा शून्य घोषित किया गया, के संदर्भ में सही कथन है कि उपराष्ट्रपति के रूप में इस प्रकार की घोषणा से पूर्व उसके द्वारा किए गए कार्यवाही जो कार्यविधि मान्य होती, मतलब जब तक वो घोषित नहीं हुआ है कि उसका पद की हाँ इसको गलत तरीके से चुना गया, कुछ भी हुआ, उस जब तक घोषित नहीं तब तक जो उसको तक कार्य किया जाए वो सही माने जाएंगे। उपराष्ट्रपति के रूप में इस प्रकार की घोषणा होने के दिन
उसके द्वारा किए गए कार्यवाही भी मान्य होगी। मतलब मान लीजिए कि 12 बजे उन्होंने कुछ घोषणा की कि ऐसा होना है और 12:30 पे निर्णय आया कि ये जो इनका चुनाव होता गलत हुआ था, तो 12 बजे जो घोषणा की थी वो सही माना जाएगा, 12:30 के बाद जो घोषणा होगी वो गलत माना जाएगा। राज्यसभा का सभापति पदेन अध्यक्ष होता है, उपराष्ट्रपति होता है। अब है इसी सभा के अध्यक्ष ऐसे व्यक्तियों के द्वारा होती है जो उसका सदस्य नहीं होता, वह है राज्यसभा का। हाँ, यदि किन्हीं कारण से भारत के राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति का पद के कार्यों का निर्वहन करता है तो उस अवधि के संबंध में सत्य कथन है। इस अवधि के उपराष्ट्रपति राज्यसभा के सभापति नहीं होंगे। इस अवधि के लिए उपराष्ट्रपति को राष्ट्रपति का वेतन मिलेगा। यदि इस अवधि में उपराष्ट्रपति त्यागपत्र दे देते हैं तो भारत के मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति के पद का निर्वाह करेगा। ये महानुभाव उपराष्ट्रपति बनने से पूर्व राजदूत अथवा उच्चायुक्त के पद पर थे। कौन थे? डॉक्टर एस राधाकृष्णन, वी गिरी और आर के नारायण थे। मोहम्मद हामिद अंसारी का भारत के उपराष्ट्रपति के रूप में क्रम कौन सा था? वह 12वां क्रम था। अब भारत के 14वें राष्ट्रपति कौन बने थे? वो बने थे जगदीश धनखड़ बने थे भारत के 14वें राष्ट्रपति। यहाँ उपराष्ट्रपति होना चाहिए, गलत यहाँ छप गया, उपराष्ट्रपति होना चाहिए। तो चलिए, राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति इसमें समाप्त हुआ। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में जो देखेंगे वो केंद्रीय मंत्रिमंडल से देखेंगे। मेरा ऐसा अनुमान है कि एग्जाम से पहले हम लोग इसको जल्दी से खत्म कर देंगे, 15 वीडियो और लगेंगे, बाकी आप देखेंगे 30 घंटे में पूरा पॉलिटी आपका कंप्लीट हो जाएगा। चलिए वीडियो समाप्त करते हैं, धन्यवाद।